और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो भाई, अब तो तैयारी करने का टाइम आ गया। कैसी तैयारी? जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी के लिए जो बच्चे क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब टाइम आ गया है कि अपना समय बर्बाद न करें और अभी से तैयारी में लग जाएं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9 में सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि यहाँ पर होता है एडमिशन आपके क्लास 9 में वैकेंट सीट के बेस पर। तो किसी नवोदय विद्यालय में सीट ज्यादा होती है, किसी नवोदय विद्यालय में सीट्स होते हैं बहुत कम। यानी कहने का मतलब, ज्यादा का मतलब ये भी नहीं कि आपके लिए 100-200 सीटें होंगी, बहुत ज्यादा होंगी तो 10 से 15 सीटें, या फिर आपके कॉलेज में 1 या 2 सीट पर ही आपका एडमिशन होना है। तो उसमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम तैयारी करेंगे, आखिर हमको तैयारी कैसे करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और लाखों में से एडमिशन होना है केवल हर कॉलेज के लिए 1 या 2 स्टूडेंट का। तो मैं हूं श्रवण शर्मा, आपका टीचर कम होस्ट कम दोस्त, और आप देख रहे हैं एसजी कॉन्सेप्ट। तो चलो फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, अगर वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है ना? वीडियो लास्ट तक देखना, आपको जरूरी चीजें मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप तैयारी करोगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई आप नवोदय का फॉर्म भर भी पाओगे या नहीं भर पाओगे, है ना? क्योंकि उसमें कुछ एज क्राइटेरिया होता है, या आप क्लास 8 का एग्जाम दे चुके हो तो दोबारा से आप 9th में पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, जाकर के अपनी एज वगैरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? कि एडमिशन कैसे होगा और फॉर्म वगैरह कब आएंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं, हम पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था फरवरी में, है ना? यानी 2022 और 23 के बारे में देखें तो आपका एग्जाम फरवरी में हुआ था। और अभी आपका अगर देखो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी पूरे अभी आपके पास तैयारी करने के 9 महीने हैं, ठीक है? 9 महीने में आईएएस पीसीएस तक के एग्जाम अगर ईमानदारी से पढ़ो तो निकल सकते हैं। ये तो फिर भी नवोदय और सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा। तो आप अभी से तैयारी करो। तैयारी कैसे करोगे? काफी सारे बच्चे हैं वो परेशान है कि सर कौन सी बुक लें। बुक के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बता रखी है, वहां पर भी आप देख लीजिएगा। वैसे मैं बुक ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, है ना? बुक केवल आपके प्रैक्टिस के लिए होगी। आपकी जो तैयारी करनी है, आप तैयारी अपनी बेसिकली स्कूल की बुक से करोगे। जो चैप्टर, कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर काफी सारे चैप्टर डिलीट हुए हैं, उन चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है। जो आपकी ये छुट्टियां चल रही हैं, उन चैप्टर्स को भी आप पढ़ लेना। आपको सबसे पहला काम, नोट्स बनाने के लिए आपको 4 कॉपियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चारों सब्जेक्ट के लिए आप 4 कॉपी ले लो। 4 कॉपी में आपका एक मैथ्स का होगा, एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा और एक साइंस का होगा, ठीक है? आप हिंदी और इंग्लिश की थोड़ी पतली बनाओगे तो भी चलेगा। वैसे पतली कॉपी ही बनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका सिलेबस नहीं होगा या बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। वो नोट्स मैं आपको धीरे धीरे करके चीजों को मैं पढ़ाता रहूंगा और आप वो नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, ठीक है? ज्यादा पेड नोट खरीदने के चक्कर में या पेड क्लासेस लेने के चक्कर में या कोई बैच वगैरह खरीदने के चक्कर में, इन सभी चक्कर में न पड़िएगा। बहुत से बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे, अरे मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मैं तो बैच खरीद लूंगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो भैया, बैच खरीदने से कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। आपको उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, बस यही आपके पास एक शॉर्टकट है, ठीक है? तो आप जैसे नोट्स बनाते हो तो हर एक चैप्टर, जैसे हम लोग इस समय रेशनल नंबर हम लोगों ने शुरू कर रखा है, तो रेशनल नंबर अगर आप पढ़ रहे हो तो रेशनल नंबर में जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हों, इन चीजों के लिए आप मैथ्स के नोट बनाना शुरू कर दो। मैथ्स के नोट मैं वो आपको रेशनल नंबर कंप्लीट होने के बाद आपको एक नोट मैं प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं नोट्स वगैरह आपको भेजता रहूंगा। इन चीजों को अपनी मोबाइल में ही न रखिएगा, ठीक है? जो अलग अलग सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रखे हो, उन चीजों पर आप कॉपी पर उन सभी को अपनी हैंड राइटिंग में बढ़िया बढ़िया डिजाइन वगैरह बना के कलरफुल तरीके से लिखते रहे, ताकि पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। क्योंकि नोट्स जितना खूबसूरत होता है ना, पढ़ने में मजा उतना ही आता है। तो नोट्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाइए। ऐसा नहीं कि एक ही पेन से और वो गंदे पेज वाले रफ पर आप नोट्स बना रहे हो। पतली कॉपी लीजिएगा, लेकिन अच्छे साफ पेज वाली कॉपी लीजिएगा और कलरफुल नोट्स बनाइएगा,
ठीक है, मैं ये साइंटिफिक चीजें बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे आएगा। दूसरी चीज, जैसे आपने रेशनल नंबर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास एक अलग से रफ कॉपी होनी चाहिए, यानी कुल हो गए आपके पास 5 कॉपी। रफ कॉपी होनी चाहिए। रफ वैसे भी मोटे मोटे सस्ते मार्केट में आते हैं, तो आप वो रफ कॉपी ले लो। ठीक है, आपको जितने भी तरीके के रेशनल नंबर्स के क्वेश्चन जहां से भी मिलते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 9 महीने का टाइम है ना, और 9 महीने के टाइम में आप काफी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। यानी अगर आप एक चैप्टर 15 दिन में भी खत्म करो ना, तो भी आप एग्जाम आने के पहले अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप उसमें क्वेश्चंस को, रेशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिना किसी की हेल्प लिए खुद से लगाने की कोशिश करो। रफ कॉपी इसीलिए होती है कि आप उसमें जितने भी क्वेश्चन पहले तो पढ़ लेना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, जो भी आपके पास बुक हो, आपने अरिहंत ले रखी हो, अग्रवाल की एग्जाम कार्ड के लिए रखी हो, या उपकार के लिए रखी हो, कोई भी बुक, आप उसके सॉल्यूशन बाद में देखो। पहला एक टाइम फिक्स करो। जैसे अगर आप मान लो कि आपके रेशनल नंबर पहला चैप्टर है, और उस चैप्टर में आपके मान लेते हैं हम 50 क्वेश्चन, मान लेते हैं वो कुछ भी, हम मान लेते हैं उसमें 50 क्वेश्चन है। आप 50 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, लग गया, सेकंड क्वेश्चन आंसर नहीं मैच करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लगाया, नहीं लगा, तो हमको तुरंत आंसर नहीं देखना है या तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना है। हमको क्या करना है, हमको उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे के क्वेश्चन पे पढ़ जाना है। थर्ड क्वेश्चन ने लगाया, नहीं लगा, फोर्थ लगाएंगे, फोर्थ लग गया, फिफ्थ लगाएंगे, नहीं लगा तो सिक्स लगाएंगे। ऐसे ऐसे करते हुए हम बिना सॉल्यूशन देखे, इससे क्या होगा कि हम कम से कम जितना 1 घंटे 1.5 घंटे में हम अपने वो 50 क्वेश्चन कम से कम पढ़ पाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आपके एग्जाम में जब आपको 100 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा ना, तो आप कम से कम 100 क्वेश्चन आप पढ़ पाओगे। नहीं तो काफी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो मैथ के ही 35 क्वेश्चन में ऐसा बच जाते हैं ना, ऐसा परेशान हो जाते हैं कि उनको आगे के क्वेश्चन जो है वो पूरे 100 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ ही नहीं पाते। हो सकता है कि आगे का पेपर आसान हो, या हो सकता है आप जो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए हो, घर आके पढ़ो, अरे यार इसका आंसर तो मुझे आता था। तो कम से कम स्टेमिना इतना होना चाहिए कि हम अपने उन 2 से 2.5 घंटे के पेपर में हम पूरा का पूरा अपना 100 क्वेश्चन पढ़ पाए, और इसकी प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही होगी। ठीक है, ये आपका मैथ पढ़ने का तरीका होगा। मैं जो आपको ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ, या आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो, ठीक है, वो टीचर्स मैं जो बता रहा हूं उनको भी अब नोट्स पे नोट करते रहो। आपके जो दूसरे टीचर्स हैं या दूसरे चैनल के जो टीचर्स हैं, वो जो कुछ भी आपको बता रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मुझे याद नहीं होंगी, या मैं भूल जाऊंगा, या ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों को भी उन नोट्स में पढ़ाते चलो। ठीक है, हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जैसे आपने रेशनल नंबर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कम से कम 2 पेज ब्लैंक छोड़ देना। क्योंकि जब दोबारा से पढ़ोगे ना, अभी एक ही बार में तो होगा नहीं, कम से कम आपको एक चैप्टर 2 या 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप दोबारा पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि आप जब पहली बार क्लास लिए थे उसमें नहीं मिली थी, तो आपको जब दूसरी बार वाली क्लास में मिली, तो जो बाद के जो ब्लैंक पेजेस होंगे उसमें आप उन चीजों को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मैथ पढ़ने का तरीका होगा। साइंस में क्या करोगे आप, साइंस में चैप्टर आप अपनी बुक से पढ़ोगे, अपनी बुक से जो भी आपके टीचर पढ़ाते हैं आप उनको तो पढ़ोगे ही। ठीक है, लेकिन जो आपकी बुक है, जो भी आपकी स्कूल की बुक है, हर बुक पढ़ने में लाइन टू लाइन आपको बुक पढ़नी है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है बुक पढ़ने में तो आप बताइएगा, तो आपको बुक की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हर एक लाइन से क्वेश्चन कैसे हम निकाल सकते हैं, या जो एग्जाम होता है हमारा, हर एक लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको हर एक वीडियो में, हर एक चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि टाइम अभी आपके पास है, जो बच्चे अभी से शुरू करेंगे भाई उनके ही सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो साइंस में आप नोट्स बनाते चलो, जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हो उन क्वेश्चंस को आप उसी नोट्स में इंक्लूड करते चलो। 1 लाइनर हमको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरी गाथा लिखनी है, 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप 1 लाइनर नोट्स कैसे बना सकते हो। फिलहाल अभी आप अपनी स्कूल की जो भी बुक है, जो भी आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर की पूरी रीडिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, रोज एक सब्जेक्ट का टारगेट रखना। अब साइंस हो गया, तो साइंस में आपको ऐसे बनाना, एक चैप्टर का नोट्स बन गया, उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस बन गए। फिर उसके बाद आपको 1 या 2 पेज छोड़ के तब आपको नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इंग्लिश में काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इंग्लिश की तैयारी कैसे होगी। इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। इंग्लिश और हिंदी में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। देखो इंग्लिश में
जो सिलेबस हमारे पास आता है उस सिलेबस में काफी सारी चीजें ऑब्सलीट होती हैं। मतलब वहां पर हमको ये नहीं बताया होता कि भाई आपके एग्जाम में ये आएगा, हमने सिलेबस देखा। अब जैसे मैं अगर हम अभियंत की बुक देखें या फिर जो हमारा पिछले साल का सिलेबस था, तो उसमें अगर हम इंग्लिश के बारे में देखें तो भाई इंग्लिश में क्या क्या चीज दी गई, अनसीन पैसेज दिया गया, वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया, स्पेलिंग दिया गया, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, टेंस, फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतनी चीज दी गई। भाई यहां पर आपका तो पार्ट्स ऑफ स्पीच छूट ही गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आपको जानना है, यानी नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, डिटर्मिनर्स क्या है, इन सभी के बारे में, क्योंकि आपके पास टाइम है। और ये अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके क्लास 8 के एग्जाम के लिए जो आप एकेडमिक एग्जाम दोगे, या फिर जब आप आगे 9, 10, 11, 12 में जाओगे तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से ही पढ़ लो। अभी जो हम पढ़ेंगे वो इतने डीपली पढ़ेंगे, और जो भी चीजें, जैसे मैंने नाउन अगर शुरू किया तो हम नाउन के नोट्स बनाते चलना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स, अब मैं जो भी आपको बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा वही चीज आप जब भी लाइव क्लास चले आप कॉपी पेन लेकर बैठो और साथ में अपना रफ कॉपी लेकर और उसमें नोट करते चलो। उसके बाद उसको अपने जो नोट्स, अपने जो कॉपी तैयार की है उस पर अपने कलरफुल तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में उन चीजों को नोट कर लो। इससे क्या होगा, दो बार रिवीजन हो। एक बार जब मैं पढ़ा रहा हूं आप उस समय कॉपी पर नोट कर रहे हो, ये हो गया। दोबारा उस कॉपी से देखकर आप अपने फेयर कॉपी पर लिख रहे हो, तो यहां से क्या होगा कि आपको दो बार तो ऐसे ही पढ़ने को मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको समझा रहा हूं, फिर भी कोई डाउट होती है तो आप फिर से उन क्लासेस को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो आप के लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। इंग्लिश आप ऐसे ही पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको हिंदी के लिए भी करना है। हिंदी में भी आपको व्याकरण ही पढ़ना है, ठीक है। आपको हिंदी की अपनी जो भी भाषा की बुक है वही पढ़ना है आपको, ठीक है। साहित्य तो आपको नहीं पढ़ना है कि आप में कौन सी कविता है, कौन सी कहानी है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है आपको। केवल जैसे कि हिंदी के बारे में अगर देखो तो हिंदी में मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस पढ़ी हुई, लेकिन इस साल भी दोबारा से वो चीजें, जब भी नया बैच होता है तो दोबारा से वो चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब यहाँ पर वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, पर्यायवाची और विलोम, शब्द विवेक, पद भेद की पहचान, ठीक है, पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सारी चीजें। उसके बाद पहले तो हमको व्याकरण संज्ञा क्या है, ठीक है, सर्वनाम क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमें पहले कायदे से पढ़ना होगा, ठीक है। इन चीजों को ना देखना कि सर ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें हम तब देखते हैं जो बच्चे फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास होता है टाइम बहुत ही कम। अब उनको ये चीज बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। भाई जो सिलेबस आया उसमें तो ये था नहीं, बहुत सी चीजें इस बार एग्जाम में वो भी आई हैं जो नवोदय विद्यालय के जो भी प्रोस्पेक्टस मिला था उसकी प्रोस्पेक्टस में उन्होंने दिया ही नहीं था। अब भाई बच्चा सोच के ये तो परेशान है, अरे ये तो सर ने कहा था ये तो है नहीं, ठीक है, ये तो सिलेबस में है नहीं, ये कहां से आ गया, लगता है सर ने बेवकूफ बनाया। सर ने बेवकूफ नहीं बनाया, ठीक है। ये लिखा होता है कि आपका जो नवोदय एग्जाम होगा या सैनिक स्कूल होगा वो आपकी क्लास 8 की डिफिकल्टी लेवल का होगा, यानी क्लास 8 में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आपके नवोदय एग्जाम में आने के भरपूर चांसेस हैं। बस इतनी चीज समझो, ज्यादा चीजों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कट ऑफ कितना जाएगा, या फिर सर कितने क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चे ये होते हैं सर इंपॉर्टेंट क्या है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भैया, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है। हर बार मैं बच्चों से यही कहता हूं, लेकिन बच्चे पता नहीं कौन सा शॉर्टकट ढूंढते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात याद रख लेना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर सफलता का शॉर्टकट होता तो मैं यहां पढ़ा नहीं रहा होता, ठीक है। मैं भी कहीं पर भाई सफलता अपनी लेकर आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता, फिल्में देख रहा होता, अपना मौज मस्ती कर रहा होता, घूम रहा होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो जो आज की जो मेहनत है ना वो कल आपका सुंदर भविष्य है, तो अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दो ताकि कल आपको पछतावा ना हो। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, ऐसे ऐसे बच्चे, लड़कियों ने बाजी मारी, ठीक है, काफी सारे सिलेक्शंस हुए और उसमें काफी सारे बच्चों का जो कि हैंडीकैप थे, ठीक है। कुछ बच्चे तो, एक बच्चा तो ऐसा भी जिसके दोनों पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक हाथ में 2 उंगली, बस केवल 2 उंगलियां हैं, उसने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया।
तो ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि भाई जब 2 उंगली वाला बंदा एक इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, तो मेरे जैसा बंदा जिसके पास दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, पूरे हाथों में पूरी उंगलियां हैं, ठीक है, कान सही है, आंख सही है, दिमाग सही है, सब कुछ सही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस यही चीज आपका डिटर्मिनेशन, यानी आपका जो दृढ़ निश्चय है, यही आपका एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है। बाकी ना तो कोई पेड कोर्स आपका एग्जाम क्वालिफाई करा पाएगा, ना ही कोई बुक आपकी एग्जाम क्वालिफाई करा पाएगी। पहले तो सबसे पहला आपकी मेहनत ही ऐसी चीज है जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। कुछ बातें हो सकता है बुरी भी लगी हो, और मैं चाहता भी हूं कि कुछ बातें आपको बुरी लगे, क्योंकि जो बातें बुरी लगती हैं ना, वही दिल में आग जलाती हैं। और मेरा यही उद्देश्य है कि भाई हर एक बच्चे का सपना पूरा हो। सभी बच्चे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट को डेली टाइम न देना। सबसे पहला काम, मैथ्स का एक चैप्टर उठाओ, पहले उसको कंप्लीट करो। फिर जब भी कंप्लीट हो जाए तब साइंस का अगला चैप्टर उठाओ। पूरा कंप्लीट करने के बाद, मतलब उसके एक एक चीजें उसकी निचोड़ लो। उसके बाद साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो ऐसे, उसके बाद फिर इंग्लिश का एक चैप्टर, उसके बाद फिर हिंदी का एक चैप्टर। ऐसे ऐसे करते आप अपने चैप्टर, जो सब्जेक्ट हैं, उनको रोटेट करते रहो। यही एक तरीका है। इससे आपकी पढ़ाई बोरिंग भी नहीं होगी और स्मूथली आपके 6 से 7 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बुक्स आ जाएंगी, काफी सारे मटेरियल स्टडी आ जाएंगे। उसके बाद आपको केवल और केवल लास्ट के 2 महीने में केवल आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी और आपका एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई। उम्मीद करूंगा कि आपको बातें समझ में आई होंगी और आज से ही आप इस चीजों को फॉलो करोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। अगर जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। बहुत से बच्चों को फॉर्म डलवा दिया जाता है, गार्जियन डलवा देते हैं और वो बच्चे अच्छा नहीं करते और उसके बाद फिर उनको कुछ बुरा कहते हैं, ठीक है, उनको डांटते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ये ऐसे पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि भाई बच्चे से पहले पूरी तरह से बात करें, बच्चे के क्या विचार है, बच्चा क्या करना चाहता है उसके बारे में समझें। उसके बाद ही उसके आगे के नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएं, या फिर आप अपनी तरफ से समझाइए कि नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में पढ़ने से उसका क्या फायदा होगा या आपके कौन से बोझ हल्के होंगे। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।